हेलो एवरीवन, दिस इज रोरी पांडे। आज हम ईवीएस पेडागोजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस स्किल्स उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस स्किल्स को ईवीएस में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इसका समावेशन क्यों किया गया है और इसको इंक्लूड करने का उद्देश्य क्या है। ईवीएस में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जब हम सीखने के दौरान यूज करते हैं। और वो प्रोसेस क्या होती हैं? किसी भी साइंटिफिक मेथड का पार्ट होती हैं। साइंटिफिक मेथड मतलब जब साइंटिफिक इंक्वायरीज की जा रही होती हैं, तो साइंटिफिक इंक्वायरी करते टाइम कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, उसी को साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। तब साइंटिफिक इंक्वायरीज करते टाइम कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि कॉमनली यूज ही की जाती हैं उस रिसर्च को करने के लिए। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो कि साइंटिफिक इंक्वायरीज करते टाइम यूज की जाती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को प्रोसेस स्किल्स कहा जाता है ईवीएस में। एनसीएफ 2005 ने वैसे भी जो भी अपना पूरा निकाला है हुआ है कि मतलब क्या क्या बच्चों के लिए जरूरी है, उनमें एक चीज ये भी कही है कि बच्चों में साइंटिफिक स्किल्स का विकास करना चाहिए, बच्चों में साइंटिफिक स्किल्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे जब ईवीएस सीखेंगे तो ईवीएस सीखने में इंक्वायरी का यूज करके वो खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये प्रोसेस स्किल्स का काम क्या होता है, करती क्या है? ये बच्चों की हेल्प करती है जिससे कि बच्चों की जो सेंसेस हैं, एस्थेटिक सेंसेस हैं, बच्चे उनका विकास कर सकें। जब उनकी सेंसेस का विकास होगा, जब उनकी इंद्रियों का विकास होगा, तो वो उनको ईवीएस सीखने में मदद करेगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जो सेंस है, मतलब कि इंद्रियां हैं, उनको उनमें हम आइस का यूज कर देख लेते हैं। जब बच्चों की आईज एक्टिव होंगी ऑब्जर्व करने के लिए, तो क्या बच्चा क्या करेगा? हर एक चीज को देखेगा, समझेगा, समझने के बाद ही उस चीज को अपने माइंड में उसकी अंडरस्टैंडिंग को बैठाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सेंसेस यूज कर रही हैं। तो सेंसेस का यूज जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा उस सेंस का विकास होगा। तो वो उनकी क्या करेगी? ईवीएस सीखने में हेल्प करेगी। अब ईवीएस क्या होगा? उनको रटने रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, क्लासिफाई करके या बहुत सारे तरीकों से अपने आप ही ईवीएस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। जो ये प्रोसेस स्किल्स होती हैं वो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती हैं जब वो ईवीएस सीख रहे हैं। मतलब कि ईवीएस में कोई भी टॉपिक के कुछ भी है, एकदम कॉन्सेप्ट उनको बता दिया, समझा दिया, काम खत्म। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे क्या होगा? जब उनको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाने के दौरान वो समझेंगे कि हाँ, ये चीज अगर है तो क्या है और कैसे है। अगर इस चीज की उनकी समझ डेवलप होती जा रही है, मतलब वो लॉजिकली हर चीज के बारे में सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। और साइंटिफिक टेम्पर मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो कि रूढ़िबद्धताओं से रिलेटेड है, रूढ़िवादी चीजें हैं, तो उनको अगर बता दिया जाए कि ये चीजें ऐसी होती हैं, तो वो उसको तुरंत नहीं मानेंगे जब तक कि लॉजिकली वो खुद से उस चीज पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते या उस चीज को समझ नहीं लेते। तो इस तरीके से जो प्रोसेस स्किल्स होती हैं वो क्या करती हैं? बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर का विकास करती हैं। ईवीएस बेसिकली है क्या? प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है। मतलब कि ईवीएस ऐसी कोई चीज नहीं है कि बस कुल जो भी कॉन्सेप्ट है वो उनको रटा दिया गया। ईवीएस एक ऐसी चीज है, जिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के लिए बच्चों को इंक्वायरी वाली जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इंक्वायरी करके ही ईवीएस सीखी जा सकती है। और इंक्वायरी इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्यूरियोसिटी से होती है। बच्चों में जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी वो उतनी ज्यादा इंक्वायरी करके उस चीज को सीखेंगे। अब ये तो बच्चों में जन्मजात होती है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा जो है बच्चे की उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी बेस्ड चीजें करें। और इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज करेंगे तो उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, वो हर चीज को लॉजिकली सोच पाएंगे और ईवीएस उनको और अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जो भी ईवीएस के कॉन्सेप्ट हैं या टॉपिक्स हैं। जब ईवीएस की बात की जा रही है तो समझ लीजिए तीन चीजों की बात की जा रही है। जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनकी भी बात की जा रही है, जो सोशल साइंस के टॉपिक्स हैं, सामाजिक विज्ञान के टॉपिक है, उनकी भी बात की जा रही है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसके बारे में। इन तीनों ही चीजों में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सब चीज की मतलब बेसिक टॉपिक्स की बात हो रही, क्योंकि हम ईवीएस की बात कर रहे हैं। ईवीएस का मतलब है जो 3rd to 5th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट निकाला गया है। मतलब इंटीग्रेट करके इन तीनों सब्जेक्ट्स को ईवीएस को स्टार्ट किया गया है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से प्रोसेस स्किल्स को ईवीएस में इंक्लूड किया गया है। मेन ऐसे
नॉर्मल समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी साइंटिफिक चीजें होती हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी चीज को अपनी रिसर्च वगैरह करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको यूज करते हैं। अब वो जो प्रोसेस होती हैं अगर उन्हीं को ईवीएस में यूज किया जाता है तब उसको प्रोसेस स्किल्स कहा जाता है। एनसीएफ ने क्या कहा है कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक स्किल्स का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों में साइंटिफिक स्किल का विकास किया जाएगा तो उनके अंदर ईवीएस की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्वायरी करके वो उसको अच्छी तरीके से खुद ही बना पाएंगे। मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कोई ऐसे आई रटा दे, उनको फैक्ट बता दिया और उन्होंने रट लिया। वो खुद से ईवीएस की अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस स्किल्स होती हैं वो बच्चों की किस तरीके से हेल्प करती हैं, बच्चों की जो एस्थेटिक सेंसेस होती हैं उनका विकास करती हैं, जिससे बच्चे ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। जो प्रोसेस स्किल्स होती हैं वो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक डेवलप टेम्पर का डेवलपमेंट करती हैं, का विकास करती हैं, जिससे बच्चे ईवीएस को सीखने में आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, इंक्वायरी बेस्ड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इसको इंक्वायरी करके ही बच्चे सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही सीख सकते हैं। और इंक्वायरी की शुरुआत कैसे होती है, अगर बच्चे में जिज्ञासा है तो जिज्ञासा के बाद ही किसी चीज को वो इंक्वायर करने की या खोजने की, छानबीन करने की कोशिश करेगा। तो इंक्वायरी की शुरुआत कहाँ से होती है, जिज्ञासा से होती है। और जिज्ञासा तो बच्चे में जन्मजात होती है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्यूरियोसिटी को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे बच्चे की जिज्ञासा को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। और जितना ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कि धीरे धीरे उनकी प्रोसेस स्किल्स का डेवलपमेंट भी, विकास भी होता रहेगा। अब दो तरीके की प्रोसेस स्किल्स, दो टाइप की होती हैं, एक होती है बेसिक प्रोसेस स्किल्स और एक होती है एडवांस स्किल्स। एडवांस स्किल्स को इंटीग्रेटेड स्किल्स भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड स्किल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सारी बच्चों में बेसिक प्रोसेस स्किल्स डेवलप हो जाती है, बेसिक प्रोसेस स्किल्स का विकास हो जाता है, तो उन्हीं की मदद से ही बच्चे और ज्यादा जो इसके एडवांस में जाकर के जो स्किल्स होती है उनका विकास कर पाते हैं। मतलब कि इसमें जो बेसिक प्रोसेस स्किल्स होती है वो भी कहीं ना कहीं उनके आधार पे, उनके फाउंडेशन पर होती हैं, तो इसी वजह से इनको इंटीग्रेटेड स्किल्स कहा जाता है, एडवांस स्किल्स को। बेसिक प्रोसेस स्किल्स जो है वो जनरली जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे होते हैं, मेनली उनमें बेसिक प्रोसेस स्किल्स का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी जो 6 to 8 क्लास होती है उसमें एडवांस स्किल्स वगैरह यूज की जाती हैं। आप में मेनली क्वेश्चंस बेसिक प्रोसेस स्किल्स से आएंगे। अगर एडवांस स्किल्स से आने भी होंगे तो वो टाइप्स पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि एडवांस स्किल नहीं है या फिर इंटीग्रेटेड स्किल्स नहीं है। बेसिक प्रोसेस स्किल्स में कौन कौन सा आता है, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग, प्रिडिक्टिंग और इन्फेरिंग। अब वन बाय वन इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्विंग क्या होता है। ये जितनी भी आपकी 6 प्रोसेस स्किल्स हैं उन सब में सबसे बेसिक प्रोसेस स्किल है ईवीएस की, क्योंकि ये क्या करती है, जितनी भी हायर साइंटिफिक इंक्वायरीज होती हैं उन सब के लिए ये एक आधार बनाने का काम करती है। कौन सी, ऑब्जर्विंग प्रोसेस स्किल। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, हमारी बहुत सारी सेंसेस हैं, मतलब 5 सेंसेस हैं। इन पांचों सेंसेस का यूज करके जब भी कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा किसी चीज के बारे में प्राप्त किया जाता है तब उसी को ऑब्जर्विंग कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब, आप जनरली किसी बच्चे से पूछेंगे कि ऑब्जर्विंग मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, या फिर ऑब्जर्वेशन में कौन सी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है जो कि इंक्लूड होती है, तो बच्चे जनरली क्या बताएंगे, आईज, आंखें होती है जो कि हम ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बस केवल हमारी जो चीजें हम देखते हैं उन तक लिमिटेड नहीं होती हैं। जब हम अपनी एक से ज्यादा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स का यूज करके या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 सेंस ऑर्गन्स में से एटलीस्ट 2 to 3 सेंस ऑर्गन्स का जब यूज करके हम किसी भी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपनी डेली के चीजों में, तब इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ना कि ऑब्जर्वेशन में सिर्फ देखने वाली चीजें आती हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं, उनके कलर, साइज, शेप, डेंसिटी, इन सारी चीजों को की प्रॉपर्टीज को देखना और समझना, तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्व करना। तो अब इसको सिर्फ एक सेंस का यूज करके तो किया नहीं जाता है, कई सारी सेंसेस का यूज करके किया जाता है, तो इसी वजह से ऑब्जर्वेशन में एक से ज्यादा सेंसेस का यूज होता है। अब ऑब्जर्विंग, ये जो प्रोसेस स्किल्स हैं
इनको बच्चों में अगर डेवलप करना है तो इनको डेवलप करने के लिए टीचर का रोल क्या होना चाहिए, किस तरीके से टीचर इस स्किल को बच्चे में डेवलप कर सकती है। उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज देनी चाहिए जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, अवलोकन पर आधारित हो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर अवलोकन करके, मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करके समझने की, अपनी सेंसेस का यूज करने की दे रही है, प्रमोट कर रही है, तो इसका मतलब कि वो उनमें, बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करेगा। इसके अलावा दे हेल्प लर्नर्स टू लर्न हाउ टू यूज सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जब बच्चों में ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज दी जाएगी तो उनको ये भी समझ में आएगा कि जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे सेंसेस से हमने जो भी अपनी इंद्रियों से अनुभव लिए हैं, उनको कैसे यूज करना चाहिए। इसके अलावा उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना चाहिए। तो इस तरीके से टीचर का रोल हो सकता है बच्चे में ऑब्जर्वेशन की स्किल को, ऑब्जर्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए। अब जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्विंग प्रोसेस स्किल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है। ये व्हाट और हाउ, इन दो क्वेश्चंस पर आधारित होती है, ना कि वाई पर। आप ज्यादा से ज्यादा अगर इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या चीज है, या फिर ये चीज अगर हुई है तो कैसे हुई है, तो इस चीज पर फोकस करता है, ना कि क्यों। तो क्यों का वैसे भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी क्यों का कोई जवाब नहीं होता है। आप या तो उसको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या है, और अगर ये चीज ऐसे है तो फिर कैसे है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, बस इतना। ये फैक्ट्स पर आधारित होता है, ना कि ओपिनियंस पर। मतलब कि फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ है, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो चीजें प्रूवन होती हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट करके जिनको प्रूफ किया जाता है, तो अगर वो प्रूफ करके सही निकल आई तो वो आपका फैक्ट हो गया। और अगर बस क्यों लोग ऊपर ऊपर से बस चीजें, वो चीज बता रहे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, उनका कोई आधार नहीं है, कोई उनका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइंटिफिक चीज नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो उसको हम बस केवल एक विचार की तरह देखेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बस एक ओपिनियन नहीं है, फैक्चुअल होना चाहिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिसके पीछे एक एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। तो वो होता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो फैक्ट पर आधारित है, ना कि ओपिनियन पर। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करते टाइम आपको कम से कम बायस होना चाहिए। मतलब कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी ऑब्जर्व करके बता दिया कि हाँ ये चीज ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, अगर आप बता रहे हैं तो उसके पीछे आप किस फैक्ट के आधार पर इस चीज को बोल रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस स्किल्स में। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मतलब कि ये नहीं कि हमने एक बार गए, मान लो बच्चों को प्ले ग्राउंड में लेकर के गए, तो एक बार लेकर के गए तो एक ही बार में वहां पे सारी पत्तियों, पेड़ पौधे, हर चीज के बारे में बच्चा नहीं समझ पाएगा या फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अगर उनको 4 से 5 बार लगातार, साल भर उनकी क्लास चल रही है, तो साल भर में कम से कम हर हफ्ते अगर उनको लेकर के जाएंगे, तभी वो थोड़ी थोड़ी चीजें डिफ्रेंशिएट करके ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको 2-4 बार, 5-6 बार लगातार इस चीज को ऑब्जर्व करने की एक्टिविटीज में बच्चों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ना कि बस एक बार उस चीज को दिखा दिया और बच्चे ऑब्जर्व कर लेंगे। जो ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। मतलब कि उसकी क्वालिटी पर भी आधारित होना चाहिए कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसी है। क्वांटिटी पर आधारित होना चाहिए, मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि ये क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है और आपने बच्चे को दे दिया कि इसको ऑब्जर्व करो, तो शी कैन कम आउट विद बोथ द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब कि जब वो क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट को देखे या फिर देखने के बाद जब उसका ऑब्जर्वेशन करे, तो ऑब्जर्वेशन उसका क्वालिटेटिव बेस्ड भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव बेस्ड भी होना चाहिए, या नहीं, ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटेटिव बेस्ड। तो ऑब्जर्वेशन आपका ये हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, विशेषताएं हो गई इसकी। अब दूसरा बढ़ते हैं, क्लासिफाइंग। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, एक जो प्रोसेस स्किल है वो दूसरे प्रोसेस स्किल के साथ इंटर रिलेटेड होती है। मतलब कि सबसे पहले अगर बच्चे में ऑब्जर्वेशन करना आ गया, अगर वो ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन की भी प्रोसेस स्किल आ जाएगी। जैसे कि मान लो बच्चों को पहले किसी के प्लेग्राउंड में लेकर के गए, अब उसने एक पेड़ देखा, मान लो 5-6 पेड़ देखे, ठीक ठीक। कुछ पेड़ ऐसे थे जिसमें कि फ्रूट्स आ रहे थे और कुछ पेड़ ऐसे थे जिसमें कि फ्रूट्स नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने ये चीज क्या की, ऑब्जर्व की कि इस पर फ्रूट्स आ रहे हैं इन 2-3 पेड़ों पर, और ये 2-3 पेड़ ऐसे हैं जिन पे फ्रूट्स नहीं आ रहे।
तो वो क्या कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ऑब्जर्वेशन से ही हो रही है। अब इन्होंने अगर ऑब्जर्व कर लिया, अब ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे फ्रूट्स आते हैं और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिन पर फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो ये क्या करेंगे, बच्चे में क्लासिफिकेशन कहाँ से, क्लासिफाइंग की प्रोसेस स्किल कहाँ से डेवलप हो रही है, कहाँ से आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन से आ रही है। जब बच्चा ऑब्जर्व करना सीख जाएगा तो क्लासिफाई करना भी सीख जाएगा। Classification of object is a process of imposing order on collection of objects based on similarities, differences and interrelationships. जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी चीज का, तो क्लासिफिकेशन करते टाइम किन किन चीजों पर आधारित होता है, मतलब हम किसी भी चीज का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे करेंगे, डिफरेंसेस के बेसिस पे करेंगे, या फिर इंटर रिलेशनशिप्स के बेसिस पे करेंगे। मतलब कि ये शेप और शेप दो चीजें हैं, दोनों शेप में एक दूसरे से सेम है, तो ये एक ग्रुप में आ गई। ये चीजें हैं, पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों चीजों में ये डिफरेंसेस हैं, तो इस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन कर लिया। इंटर रिलेशनशिप, ये दो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का एक तरीका हो गया। तो जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो मेनली इन तीन चीजों के आधार पर ही किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इन वेज दैट कैरी सम स्पेशल मीनिंग, मतलब कि यहाँ पे क्या बताएगा कि सिमिलैरिटीज के बेसिस पर या तो आप क्लासिफिकेशन करिए, या तो डिफरेंसेस के बेसिस पर, या तो इंटर रिलेशनशिप्स के बेसिस पर। तो मतलब कि जब भी ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है जिनका कोई स्पेशल मीनिंग हो। अगर आपने किसी चीज को, मतलब कि जैसे कि अगर बच्चे ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि तीन प्लांट थे, सॉरी तीन ट्रीज थे जिन पे फ्रूट्स आ रहे थे, तो उसने क्या किया, एक मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन किया। तो जब मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में, तभी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। Learners in an elementary class have basic understanding of grouping objects into general categories. जैसे कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है कि एलिमेंट्री क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी चीज को ग्रुप करने के लिए जो अंडरस्टैंड समझ होती है वो बहुत बेसिक सी होती है। मतलब कि वो ये फ्रूट है, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारे वेजिटेबल्स हैं इनके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारी राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से उनका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है, गिव स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर लर्निंग हाउ टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए, मतलब कि एक्टिविटीज के थ्रू ही ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि चीजों को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। And provide the learners with ample number of experiences to observe similarities and differences among variety of plants found in their surroundings. जब उनको आप पार्क वगैरह में लेकर के जाएं तो वहां पे कई तरीके के प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो जब अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखें तो उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए कि वो चीजों को ऑब्जर्व करें, फिर अपने अनुभव के आधार पर उनमें सिमिलैरिटीज क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, इसको समझें, और इस तरीके से क्या होगा, उनको चीजों को क्लासिफाई करना आ जाएगा। तो ये रोल होता है टीचर का क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्किल्स को बच्चों में डेवलप करने के लिए। फिर है मेजरिंग। मेजरिंग इज कंसर्न विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ और ऑब्जर्वेशन। ये भी किससे रिलेटेड है, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। Initially, the school learners learn to measure 5 basic entities by learning EVS. मतलब कि बेसिकली जब बच्चे छोटे क्लासेस में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो 5 बेसिक चीजें हैं बस इनका मेजरमेंट बच्चों में डेवलप हो जाए, बाकी आगे चल के बाकी चीजों का मेजरमेंट सिखाया जाता है। वो कौन सी 5 बेसिक चीजें हैं, उनको लेंथ के बारे में, मतलब कि ये चीज छोटी है ये चीज बड़ी है, ये चीज का मेजरमेंट आ जाए। वॉल्यूम, ये इसमें अगर 5 लीटर आ रहा है तो इसमें 2 लीटर वाटर आ रहा है, तो वॉल्यूम की समझ उनमें आ जाए। किसी चीज के वेट से रिलेटेड उनमें समझ में आ जाए, कोई चीज ठंडी है कि गर्म है इस चीज का मेजरमेंट करना आ जाए, और टाइम का मेजरमेंट। ये 5 बेसिक चीजें होती हैं जिनका मेजरमेंट बच्चों को, जो एलिमेंट्री वाले बच्चे होते हैं या फिर 1st to 5th लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें ये 5 बेसिक चीजें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग स्किल्स की आनी चाहिए। तो हम काम भी इसी पे करते हैं कि ये ऐसी एक्टिविटीज वगैरह करवाते हैं जिससे कि बच्चों में ये 5 जो बेसिक एंटिटीज हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है, गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू क्वांटिफाई देयर डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम देयर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि
अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर या फिर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके आधार पर उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो कोई इन पांचों में से कोई भी चीज ऐसी है तो उसकी क्वांटिटी का एक डेटा तैयार करें कि मतलब बताएं कि इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ थी, इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ थी। तो इस तरीके से जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है या फिर एक्सपेरिमेंट किया है उसके आधार पर वो उसका डेटा एक तैयार करने की कोशिश करें। Basically, the idea is to help them in adding precision to observation, classification and communication. ये जो तीनों प्रोसेस स्किल्स हैं, इन तीनों प्रोसेस स्किल्स में बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रेसिजन का यूज कर सकें। प्रेसिजन मतलब कि एक्यूरेट होनी चाहिए, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है वो एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, क्लासिफिकेशन भी वो एक्यूरेट तरीके से कर पाए। तो इसी के लिए उसमें प्रेसिजन का ऐड करने के लिए ही मेजरिंग वाली जो मतलब प्रोसेस स्किल है वो बच्चों की बढ़ाई जाती है, डेवलपमेंट उसका किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिंग। जनरली कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। अगर आप नॉर्मली किसी से कहें कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिक हमारी नॉलेज में क्या होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से जो मैसेज या भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। बट एक्चुअली में हम बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मोड से दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर, लिख कर, किसी भी चीज को ड्रॉ करके, जेस्चरिंग के थ्रू, एक्टिंग करके, सिंगिंग के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू या फिर स्टोरी सुना करके। इन सब तरीकों से जनरली क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ईवीएस में कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक स्पेशल स्किल जिसके थ्रू जो साइंटिफिक नॉलेज है बच्चों में उसको बच्चे शेयर कर सकें और अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ उसको कम्युनिकेट करके बता सकें। तो ये कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि आपने मान लीजिए कोई भी चीज सीख ली, कोई साइंटिफिक चीज है, आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज आ गई किसी चीज को लेकर के, छोटे बच्चों में ही, छोटे बच्चे ने किसी चीज को मान लीजिए ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। अब वो क्या करेगा, उस चीज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहेगा कि उस स्किल को, मतलब सॉरी, उस पर्टिकुलर नॉलेज को वो दूसरे के साथ बताए। तो जब उस नॉलेज को एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ शेयर करता है तब उसी को कम्युनिकेटिंग प्रोसेस स्किल कहा जाता है। मतलब कि आपने ऑब्जर्वेशन करना सीख लिया, क्लासिफिकेशन करना सीख लिया, इन्फेरिंग वगैरह सीख ली, तो अब आप उसको दूसरों के पास ट्रांसफर भी तो करेंगे। तो ट्रांसफर किसके थ्रू करेंगे, अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में दूसरों को भेजना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो दूसरों तक पहुंचाना अगर सीख लिया तो वो होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस स्किल। मतलब कि ये नहीं कि बस केवल 4 प्रोसेस स्किल आपकी हो गई, उन 4 प्रोसेस स्किल्स को दूसरों तक पहुंचाना भी आना चाहिए, तो वो 5वीं प्रोसेस स्किल के थ्रू आएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्किल के थ्रू। Learners verbally communicate in science classroom by talking to teacher. Group discussions during some collective task, individual and personal conversations during an activity, giving oral presentation to whole class and so on. अब बच्चे क्लास में वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, साइंस या ईवीएस की क्लासरूम में टीचर से बात करके, या फिर ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो किसी भी कलेक्टिव टास्क के ऊपर, या फिर इंडिविजुअली या पर्सनली कॉन्वर्सेशन उनकी हो रही है किसी एक्टिविटी के दौरान, या वो क्लास में ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इन सब के दौरान बच्चा क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो ईवीएस की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है या फिर डेवलप होती है। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है, encouraging learners to describe their observations as they perceive to convey their understanding। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना चाहिए कि उन्होंने जो भी चीजें ऑब्जर्व की हुई हैं या फिर जिस तरीके से उसको परसीव किया है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपरली दूसरे की तरफ कन्वे कर सके। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है इन्फेरिंग। इन्फेरिंग मतलब होता है एक तरीके से अनुमान लगाना। तो इन्फेरिंग इज यूजिंग लॉजिक टू ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स फ्रॉम व्हाट वी ऑब्जर्व। किसी चीज को हमने मान लो ऑब्जर्व कर लिया, अवलोकन किया, अब अवलोकन करने के बाद कॉन्क्लूजन्स निकालने के लिए, उस चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए जब लॉजिक का यूज किया जाता है तो उसी को इन्फेरिंग कहते हैं। मतलब कि आपने जो भी निष्कर्ष निकाला है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। मतलब इलॉजिकल तरीके से आपने कुछ भी बता दिया कि हाँ हमने ये ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज जो है वो स्किल में नहीं आएगी, वो ऐसे ही आपकी एक ओपिनियन हो जाएगी, बस आपका एक विचार माना जाएगा उसका। लेकिन अगर आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, किसी चीज का अवलोकन किया है, अवलोकन करने के बाद लॉजिकली आपने उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला है, तो फिर उसी को इन्फेरिंग कहते हैं।
एन इन्फेरेंस इज एन एक्सप्लेनेशन टू आवर ऑब्जर्वेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। इन्फेरेंस का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसी का एक्सप्लेनेशन ही इन्फेरेंस कहलाता है। एन इन्फेरेंस इज अ पर्सन्स बेस्ट गेस अबाउट द कॉज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपका अवलोकन है, उस अवलोकन का कारण जो भी था, उस कारण को अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से गेस कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो गेस हो नहीं सकता है, पर अगर आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेट गेस कर ले जाते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन का कारण ये हो सकता है, तो फिर वो किस में आएगा? वो आएगा आपका इन्फेरेंस में। तो अब जब इन्फेरेंस है वो लॉजिकली कंक्लूजन पर आधारित होता है, इस वजह से ये कुछ एविडेंस वगैरह भी इसके लिए चाहिए होते हैं इन्फेरेंस के लिए। Most of the time our inference is strongly conditioned by our past experiences and knowledge। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ इन्फेर करते हैं, मतलब हमने कहा कि इस चीज के बारे में हम ये अनुमान लगा रहे हैं या फिर गेस कर रहे हैं कि ये इसका रीजन ये हो सकता है या फिर इसका कारण ये है। हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद अगर हम अनुमान लगा करके बताते हैं क्या इसका कारण ये हो सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी बच्चा अनुमान लगा करके बताता है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होते हैं या फिर कंडीशनड होते हैं। मतलब पहले उसने किसी से कुछ सुना हुआ है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसी के आधार पर वो ऐसे ही बता देता है कि हाँ ये चीज इस वजह से ऐसा अनुमान लगा करके मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है, ये गलत है। अगर कंडीशनड है या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपका कोई नॉलेज है, आप इन्फ्लुएंस करके बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इन्फेरिंग में टीचर का रोल क्या होता है? हेल्प यू लर्नर्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस। अब बच्चे को क्या करना चाहिए? टीचर का रोल ये है कि ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस, इन दोनों में बच्चों को डिफरेंस करना सिखाना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज कराइए जिन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा डिफरेंशिएट कर पाए कि ये आपका ऑब्जर्वेशन पर आधारित था और ये आपका इन्फेरेंस पर आधारित था। और ये भी टीचर का रोल होता है कि बच्चे को इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करे या फिर बच्चों की इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करे कि आपके जो पहले के अनुभव है उनके आधार पर जो आपने बताया है वो अलग चीज हो गई और खुद से इन्फेरेंस करके जो चीज बताई है वो चीज अलग हो गई। तो ये है हमारा इन्फेरिंग। अब अगर बच्चे को सिखाना है कि कंडीशनिंग और इन्फ्रेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है कि मिस शबीना है जो कि एक ईवीएस की टीचर है, उन्होंने एक गार्डन वॉक अपने बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज किया और बच्चे से कहा कि आप अपने विजिट के दौरान जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करिए। अब यहाँ पे दो बच्चों का पैराग्राफ दिया हुआ है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके बताई। पहले बच्चे ने क्या कहा? टुडे वी वर आस्क्ड टू वॉक इन गार्डन एंड ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स। I saw various plants. Few were tall trees like mango and neems. Few were shrubs like rose and few were small herbs. I also noticed that there were very few plants with fruits and flowers. एक पहले बच्चे ने ये किया, ये मान लो फर्स्ट बच्चा हो गया। दूसरे बच्चे ने क्या कहा? When I walked today in garden, I noticed that most of plants and trees were without flowers and fruits. This may be due to hot summers and sun is shining brightly, and there was no rain for last 2-3 months. Grass in the garden has also turned brown. It is not as green as it looks in rainy days. अब जो पहला बच्चा है वो अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बता रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो कंडीशनड है, पहले के उसके जो भी उन्होंने मतलब नॉलेज है उसकी या फिर पहले की चीजें जो वो जानता था उसके आधार पर उसने रिपोर्ट तैयार की है। ये पहला बच्चा क्या कर रहा है? नॉर्मली उसने क्या देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि टॉल ट्रीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि श्रब्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हर्ब्स हैं, नॉर्मली बता रहा है। ठीक, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स वाले हैं। ठीक है, और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कह रहा है कि रीजन भी उसके साथ दे रहा है। उसने ठीक है ये नोटिस किया कि बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज ऐसे हैं जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स के बिना है, तो ये तो ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया। अब इसने क्या कहा? दिस मे बी ड्यू टू हॉट समर्स एंड सन इज शाइनिंग। उसने कहीं पे सुना होगा कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है या सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा होता है तो प्लांट्स और ट्रीज जो है वो फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो नहीं करते हैं। तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस या कंडीशनड है इस चीज से कि हॉट समर्स में या फिर सूरज चमक रहा उस टाइम पे ऐसा होता है। तो उसने क्या किया है? अपनी कंडीशन के आधार पे ये सारी चीजें बताई है।
एंड देयर वॉज नो रेन फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स। ये भी हो सकता है कि 2-3 महीने से बारिश ना हुई हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसने ये भी चीजें जानी होगी कि अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होने की वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स पेड़ पर नहीं आते हैं। तो मतलब क्या है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने ऑब्जर्वेशन में रिलेट करता चला जा रहा है, ऐड करता चला जा रहा है। तो इस वजह से ये डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन में और कंडीशनिंग में, इन्फेरेंस में या फिर कंडीशनिंग में। तो उसने ये अनुमान लगाया, इसने नॉर्मली अनुमान लगाया था कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि टॉल ट्रीज हैं तो फिर वो जो है उनको ट्रीज में बोला जाएगा, अगर जो शॉर्ट ट्रीज हैं उनको हम श्रब्स बोलेंगे, या फिर उससे भी छोटे हैं तो उनको हम स्मॉल हर्ब्स बोलेंगे। तो उसने नॉर्मली इन्फर करके ये सारी चीजें बताई। दूसरे ने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये चीजें ऑब्जर्व करके बताई। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर क्लास में ले जाकर के बच्चों को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये चीजें अगर आपकी ऐसी हैं तो वो ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में आएंगी, और ये चीजें आपकी ऐसी है तो कंडीशनिंग में आएगी। तो इस तरीके से बच्चों की इस डिफ्रेंशिएशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग क्या होता है, इज टू फोरकास्ट अबाउट व्हाट अ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन विल बी। प्रिडिक्शन, एक मिनट आपका पेन चेंज कर लो। Predicting is to forecast about what our future observations will be. Predictions are based on our observation, measurements, and inferences that we make about relationships among various observed वेरिएबल। जब भी हमें किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट करना हो तो प्रिडिक्शन मतलब हो गया फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए हमको क्या चीजें चाहिए होती है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, मेजरमेंट की जरूरत होती है और इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। इन चीजों के आधार पर इन सब का हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज ऐसी हो सकती है या फिर होगी, तो वो होता है आपका प्रिडिक्शन। दे आर आवर बेस्ट गेसेस बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब वो क्या था, इसके पहले जो इन्फ्रेंस था वो क्या था, जो ऑब्जर्व किया अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर अनुमान लगाना, वो होता है इन्फेरिंग। और प्रेडिक्टिंग में क्या होता है कि हमारे सारी इंफॉर्मेशन जो है, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, मेजरमेंट, इन तीनों की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जब कोई चीज फ्यूचर में ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिडिक्ट की जाती है या फोरकास्ट की जाती है तो वो होता है प्रिडिक्शन, या फिर वो आप में आएगा प्रिडिक्टिंग प्रोसेस के लिए। जैसे कि यू कैन आस्क देम टू प्रिडिक्ट, किस चीज के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए कम कर सकते हैं, वेदर सम ऑब्जेक्ट्स विल सिंक और फ्लोट। उनको कई सारी चीजें दे दी गई, अब उनसे पूछेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो सिंक करेंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फ्लोट करेंगी। तो आपको चेक करना है कि कौन सी चीजें सिंक कर रही हो, कौन सी चीजें फ्लोट कर रही हैं। इसके पहले उन्होंने कई सारी चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, इसका मेजरमेंट तैयार किया होगा, इनफेयर किया होगा कि ये चीजें सिंक कर सकती हैं, ये चीज फ्लोट कर सकती हैं। अब उन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये क्या कर रहा है, चीजों को सिंक करेंगे या फ्लोट करेंगी, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज करा करके हम प्रिडिक्शन बच्चों को करवा सकते हैं। ये था प्रिडिक्टिंग। इसके अलावा वो थी आपकी 5, ये थी आपकी 6 प्रोसेस स्किल्स जो कि बेसिक प्रोसेस स्किल्स के नाम से जानी जाती है ईवीएस में। जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी दी जाएगी कि कोई बच्चा ये चीज मतलब कि गार्डनर में था, उसने माली को देखा कि वो चीज ऐसे कर रहा था, उसने कुछ प्लांट्स देखे जो सूख गए थे या कुछ प्लांट्स में देखिए फ्रूट वगैरह निकल रहे थे। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे कि इस बच्चे ने अपनी कौन कौन सी प्रोसेस स्किल का यूज किया है, ऑब्जर्वेशन, इनफेरिंग, मेजरमेंट। इस तरीके से आपकी 3-4 चीजें आपकी दे देगा वो ऑप्शन में, एक चीज गलत दे देगा जो कि प्रोसेस स्किल नहीं होगी, या फिर हो भी सकती है लेकिन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसने वो वाली प्रोसेस स्किल का यूज नहीं किया होगा। तो इस तरीके से आपके इन सारी चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड स्किल्स क्या होती हैं, एडवांस स्किल्स क्या होती हैं। चेंज कर लूं। जो इंटीग्रेटेड स्किल्स होती हैं वो जब बेसिक प्रोसेस स्किल्स बच्चे एक बार एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं। बेसिक प्रोसेस स्किल्स एक प्री रिक्विसाइट है, मतलब कि अगर ये होंगी तो उसके बाद ही इंटीग्रेटेड स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चों में हो सकता है। जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल्स होती हैं उसके लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत होती है, एक हायर ऑर्डर रीजनिंग की जरूरत होती है। इस वजह से मेनली इसको जो अपर ग्रेड्स वाले बच्चे होते हैं उनमें इनका विकास करवाया जाता है। अब इंटीग्रेटेड स्किल्स में, एडवांस स्किल्स में कौन कौन सी आती हैं, आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, डिफाइनिंग ऑपरेशनली, हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स। ये हैं आपकी जो कि इंटीग्रेटेड स्किल्स में आती हैं।
इनसे आपसे आपसे नॉर्मली बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि सारी स्किल्स दे दी जाएंगी, पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि इंटीग्रेटेड स्किल या फिर एडवांस स्किल नहीं है। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है? बच्चे को ट्रेन करना चाहिए। ओह, ट्रेन लर्नर्स फॉर यूज ऑफ सेंसेस टू कैरी आउट फोकस्ड एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन साइंस या फिर ईवीएस। जब वो ईवीएस का काम कर रहे हो तो ईवीएस में जब भी उनको इस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करके आप को किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करो, लेकिन ऑब्जर्वेशन करते टाइम इस चीज पर ध्यान रखो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। लर्नर्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से करना सीखें। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना चाहिए कम्युनिकेटिंग करने के लिए, मतलब कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया है उसको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी रिजल्ट में चेंज किए एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डिस्कस करें या शेयर करें। इसके अलावा यूज अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गाइड लर्नर्स फॉर मेकिंग ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। बच्चे किसी भी चीज के बारे में ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन कर सकें और ऑथेंटिक इन्फ्लुएंस कर सकें, इसके लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बच्चों को पूछने चाहिए या गाइडेंस के लिए यूज करनी चाहिए। बच्चे की हेल्प करना चाहिए कई तरीकों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करने में, जिससे कि उनमें इस चीज से रिलेटेड जो एबिलिटी है वो डेवलप हो सके। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो अलग अलग कम्युनिकेटिंग जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है उन एक्सप्लोरेशंस का जो रिजल्ट है उसको प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बता सकें। बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने इन्फ्लुएंसेस को, अपने ऑब्जर्वेशंस को, इन सब चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। कंक्लूजन लास्टली क्या निकलता है? लर्निंग ईवीएस डज नॉट ओनली लिमिट इटसेल्फ टू एक्विजिशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और प्रोसेस स्किल्स। जो ईवीएस है वो बस केवल जो किसी भी चीज के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अर्जित कर लेना इस पर लिमिटेड नहीं होती है, सिर्फ प्रोसेस स्किल्स का अर्जन कर लेना इस पर लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि अगर बच्चे का धीरे धीरे माइंड ऐसा हो जा रहा है जो कि साइंटिफिकली मतलब कि इंक्वायरी करने के लिए एबल होता चला जा रहा है, मतलब कि उनकी डेली लाइफ में वो हर एक चीज से रिलेटेड चीजों को इवेलुएट करते हैं, अपनी नॉलेज का इवेलुएशन करते हैं। इसके अलावा जो भी बिलीव्स वगैरह समाज में फैले हुए हैं उन बिलीव्स पर रेशनली और लॉजिकली जब चर्चा करते हैं या फिर उस पर क्रिटिसाइजिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, साइंटिफिक माइंड बनाते हैं, तब वो एक कह सकते हैं कि बच्चे में एडवांस स्किल्स या इंटीग्रेटेड स्किल्स अब डेवलप हो चुकी हैं, या फिर ये कराई ही इसीलिए जाती है, बच्चों में इसका डेवलपमेंट इसीलिए कराया जाता है कि आगे चल के वो हर एक चीज को ऐसे ही ना मान लें, पहले खुद उसको इवेलुएट करें, रेशनली उस पर बात करें, लॉजिकली बात करें, लॉजिकली तर्क दें, जिससे कि उस चीज के वो सही चीज पर उसका जो ट्रू फैक्ट है उस तक पहुंच पाए। तो ये था हमारा प्रोसेस स्किल। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। या तो इस वीडियो में आपका ये प्रोसेस स्किल कंप्लीट हो गया, अगला आपका वीडियो हो जाएगा जिसमें प्रोसेस स्किल्स के क्वेश्चंस ही होंगे, 30-35 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।